हेलो दोस्तों, मैं जयकांत सैनी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल बात IQ में। हम डिस्कस कर रहे हैं राजस्थान पत्रिका न्यूज़पेपर जयपुर एडिशन 24 जून। तो वीडियो के संबंध में क्वेरी और डाउट्स हो तो आप मुझे लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में या मुझे टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का डिस्कशन बिना किसी देरी के। पेज नंबर पर न्यूज़ है, ये बात की जा रही है राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने भी अपना फॉर्मूला दे दिया है 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं के लिए। यानी कि जो संशय बना हुआ था कि 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं में बच्चों को कैसे उनको पास करना है, तो उसका इवैल्यूएशन का मेथड क्या रहेगा। तो जैसे ही CBSE ने अपना फॉर्मूला दिया उसके बाद उसी की तर्ज पर थोड़ा बहुत कुछ चेंजेस के अंदर लाते हुए कमेटी ने फॉर्मूले को हरी झंडी यहाँ पे दे दी है राज्य माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की। तो यहाँ बताया गया है पिछली 2 परीक्षाएं होंगी इसका आधार, यानी कि जिसका बेस है वो पिछली 2 परीक्षाएं होंगी। इसका मतलब क्या है, यदि हमको 10वीं का रिजल्ट निकालना है तो 8वीं और 9वीं की परीक्षा, और 12वीं का रिजल्ट यदि हमको निकालना है तो इसके लिए 10वीं और 11वीं की परीक्षा। तो ये 2 आधार इसके अंदर लिए गए हैं और 45 दिन के अंदर आपका परिणाम यहाँ पे जारी हो जाएगा। आप देख सकते हैं 10वीं के लिए यहाँ पे इन्होंने फॉर्मूला बनाया है 45, 25, 10, 20। अब ये 45, 25, 10, 20 10वीं के लिए है, और 12वीं के लिए 40, 20, 20, 20। ये रेशियो यहाँ पे इन्होंने तैयार किया है फॉर्मूला के अंदर। अभी देखते हैं इसमें क्या चीज़ें रखी गई हैं। और इसके अलावा इन्होंने एक वैकल्पिक परीक्षा के अंक अंतिम परिणाम भी उसमें हो सकते हैं। यानी कि जिसको लगता है कि ये जो फॉर्मूला है इसके अकॉर्डिंग जो स्टूडेंट है उसको लगता है कि उसके नंबर ठीक नहीं आए, तो उसके लिए ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट है कि वो परीक्षाएं भी दे सकता है। इसके लिए उसको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा परीक्षाओं के लिए रिजल्ट जारी होने के बाद में, तो वो उसके लिए एक ऑल्टरनेट भी रखा गया है यहाँ पे ये डिसीजन के बाद में। तो इस आधार पर जारी होगा परिणाम, बता रहे हैं 10वीं में 8वीं के 45%। 8वीं का जो क्लास है वहाँ पे जितने प्राप्तांक हैं, यानी कि आपने जितने अंक गेन किए हैं उसका 45% यहाँ पे लिया जाएगा। कक्षा 9 में अंतिम प्राप्तांकों को अंकवार जो है वो होगा 25%। यानी कि आपके जो प्राप्तांक अंतिम हैं 9वीं कक्षा में वहाँ पे 25% वेटेज रहेगा। जो टोटल आपने गेन किए हैं, जो मार्क अर्न किए हैं वहाँ पे, उसका 9वीं कक्षा का। वहीं कक्षा 10 का अंक भार 10% रहेगा। कक्षा 10 के अंक भार का निर्धारण विद्यालय विषय समिति की ओर से किया जाएगा। तो ये बात यहाँ पे बताई गई है। इसी प्रकार से 10वीं के अंकों को 40% वेटेज दिया जाएगा 12वीं के लिए। और ये इस प्रकार से 2 फॉर्मूला यहाँ पे इनके द्वारा सेट किए गए हैं कमेटी के द्वारा। तो ये आने वाले समय में 45 दिनों में इसके आधार पर, इस फॉर्मूला के आधार पर परिणाम जारी कर दिया जाएगा। यदि कोई स्टूडेंट इससे संतुष्ट नहीं होते हैं तो उनको ऑल्टरनेट भी दिया गया है परीक्षा देने के लिए। तो ये कुछ नए प्रावधान किए गए हैं 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं को लेकर के राजस्थान में। ये बात की जा रही है, आप तीनों भगोड़े हैं ये यहाँ पे शब्द इस्तेमाल किया है। तो इनकी संपत्ति को बेचकर 9,000 करोड़ रुपए बैंक को दिए गए हैं। तो आपको पता होगा ये है विजय माल्या, ये है नीरव मोदी और ये है हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी। तो यहाँ पे क्या किया गया है, बैंक का पैसा लेकर ये लोग भाग गए थे। ED, ये इंपॉर्टेंट एक डिपार्टमेंट है, प्रवर्तन निदेशालय, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट इसको इंग्लिश में बोलते हैं, उसकी बड़ी कार्रवाई की है उसने। तो यहाँ पे भारतीय स्टेट बैंक के नेतृत्व में, यानी कि जो इसको लीड किया है SBI ने किया है, भारतीय बैंकों के एक कंसोर्टियम ने कारोबारी विजय माल्या के जो शेयर थे उनको बेच करके, और ये दोनों और हैं इनके, तो टोटल में 9,000 करोड़ रुपए जुटाए हैं इस प्रकार से। तो एक तो आपको ये पता होना चाहिए कंसोर्टियम क्या होता है। तो देखिए आप, कंसोर्टियम क्या होता है, यहाँ पे ये होता है ग्रुप मेड ऑफ 2 और मोर इंडिविजुअल्स भी हो सकते हैं उसमें, कंपनीज, गवर्नमेंट दैट वर्क टुगेदर टू अचीव इनका कॉमन ऑब्जेक्टिव। तो इनका कॉमन ऑब्जेक्टिव ये था कि इन तीनों से कुछ ना कुछ वसूली की जाए। ये जो इतना पैसा लेकर के भाग गए हैं तीनों के तीनों, तो यहाँ पे कंसोर्टियम बना, कई सारे बैंक का पैसा था इनके पास, जिसको कंसोर्टियम को लीड किया SBI ने। तो मैंने बताया ना, कंसोर्टियम के अंदर 2 या 2 से अधिक यहाँ पे इंडिविजुअल्स हो सकते हैं, कंपनीज, गवर्नमेंट भी हो सकती हैं इस कंसोर्टियम के अंदर। तो ये शब्द पूछा जाता है इंग्लिश ग्रामर के जो एग्जाम्स होते हैं कहीं पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर, तो कंसोर्टियम वर्ड आया हुआ है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये ग्रुप का बारे में बात की जाती है, 2 या 2 से अधिक के बारे में बात की जाती है यहाँ पे। तो कंपनी, इंडिविजुअल्स भी उसके अंदर हो सकते हैं। तो इनके द्वारा ये कार्रवाई की गई है 9 करोड़ रुपए वसूल करने की। अब इसमें रोल होता है ED का। ED बहुत ही इंपॉर्टेंट एक डिपार्टमेंट है जो कि किसके अंतर्गत आता है, ये आता है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू
मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। इसके अंतर्गत आता है डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट। ये एक स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ये बेसिक चीज़ है जो कि आपको डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट के बारे में पता होना चाहिए। आप समझ सकते हैं कि जो फाइनेंस या इकोनॉमिक जो क्राइम होते हैं उनसे संबंधित ये एक एजेंसी है, फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन, यानी कि जांच करने का काम करती है। जो वित्तीय गड़बड़ियाँ होती हैं उसके लिए बनाई गई है ये एजेंसी, और डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के तहत आती है ये, और डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत आता है। तो ये आपको इंपॉर्टेंट चीज़ पता होनी चाहिए। अब ये काम कैसे करता है? ये एनफोर्स करता है फॉलोइंग लॉज। दो इंपॉर्टेंट लॉज हैं, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। कौन? डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट, यहाँ पर बात की गई है प्रवर्तन निदेशालय, तो दो एक्ट को काम मतलब लागू करने का काम करता है ये। पहला है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, फेमा के नाम से इसको जाना जाता है। इससे पहले ये फेरा हुआ करता था, राइट। तो मुझे बताइए फेरा जो था इससे पहले, वो उसका मुझे को एक्ट का बताइए किस ईयर में बनाया गया था उसको, फेरा को। फेरा के स्थान पर फेमा लाया गया था, थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिए गए थे फेमा के अंतर्गत। तो ये एक सिविल लॉ है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। फेमा एक सिविल लॉ है विद ऑफिसर्स एम्पावर टू कंडक्ट इन्वेस्टिगेशंस। इसके जो अधिकारी हैं उनको एम्पावर किया जाता है, पावर दी जाती है, इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं वो इनटू सस्पेक्टेड कॉन्ट्रावेंशंस ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज लॉज एंड रेगुलेशन, यानी कि जो फॉरेन एक्सचेंज को लेकर के जो वित्तीय गड़बड़ियाँ हुई हैं उनके संबंध में जो इसके ऑफिसर्स हैं वो यहाँ पे इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं मैटर्स को इस एक्ट के आधार पर, यानी कि किसके ऑफिसर? डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट के, राइट। एजुकेट कर सकते हैं कॉन्ट्रावेंशंस एंड इम्पोज पेनल्टीज ऑन दोज एडजस्ट टू हैव कॉन्ट्रावेंट द लॉ, मतलब कि उन लोगों को पेनल्टी लगा सकते हैं और उनको मतलब जेल में भी डाला जा सकता है। ये इस प्रकार की पावर दी जाती हैं इन एक्ट के द्वारा। दूसरा एक्ट है यहाँ पे प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, PMLA इसको बोला जाता है, प्रिवेंशन ऑफ मनी, यानी कि जो पैसे को लेकर के घालमेल जो किया जाता है, यानी कि जो गड़बड़ियाँ की जाती हैं, ये PMLA एक्ट का एक्ट भी है इनके ऊपर, और ये एक्ट भी इनके ऊपर काम करता है। दोनों ही इनके ऊपर काम कर रहे हैं, तीनों के ऊपर ये। तो इन्होंने पैसे को लेकर बहुत ज़्यादा घालमेल किया है, जो हिसाब किताब को लेकर के घालमेल किया जाता है, तो वहाँ पर ये एक्ट काम करता है। ये एक क्रिमिनल लॉ है, यानी कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट ये क्रिमिनल लॉ है और फेमा एक सिविल लॉ है। तो आप समझ सकते हैं कि सिविल लॉ में इतने ज़्यादा कड़े सज़ा को लेकर के प्रावधान नहीं होते हैं, जबकि क्रिमिनल लॉ में सज़ा को लेकर के बड़े कड़े प्रावधान इसके अंदर होते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस है। विद द ऑफिसर्स एम्पावर टू कंडक्ट इन्वेस्टिगेशंस टू ट्रेस एसेट्स ड्राइव्ड आउट ऑफ दीज प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, यानी कि ये इनको मतलब कि पावर दी जाती है इस PMLA के द्वारा कि इन लोगों के द्वारा जो गलत तरीके से पैसा कमाया गया है और जिससे कि एक एसेट बनाई गई है इनके द्वारा जो भी, तो उसको ये अपने अंडर में ले सकते हैं, अटैच कर सकते हैं। ये इस प्रकार का उनको ऑथराइज करता है, राइट देता है टू प्रोविजनली अटैच कॉन्फिस्केट द सेम एंड टू अरेस्ट, उनको अरेस्ट करने का भी इनको पावर देता है, एंड प्रोसिक्यूट द ऑफेंडर्स फाउंड टू बी इन्वॉल्व इन दी मनी लॉन्ड्रिंग। तो ये दोनों ही एक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, एक क्रिमिनल है और एक सिविल है, जिनके आधार पर डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट काम करती है। और अब 9,000 करोड़ की जो बकाया थे बैंक के, जो लोन लिया था, फ्रॉड किया था, वो कहीं ना कहीं इनसे वसूल किए गए हैं, इनकी जो असेट्स है उनको बेच करके, शेयर्स को बेच करके। तो इस प्रकार की न्यूज़ यहाँ पे कवर की गई है। WTC को न्यूजीलैंड के द्वारा जीत लिया गया है। तो न्यूजीलैंड ने पहली ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप, नाम याद रखिएगा, ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप को किसने जीता है? न्यूजीलैंड ने। तो फाइनल जो खेला गया था इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच खेला गया था, जिसको कि न्यूजीलैंड ने जीत लिया है। भारत को यहाँ पर इन्होंने 8 विकेट से हराया था। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब मुझे बताइए कि ये कहाँ पे आयोजित किया गया था? ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप कहाँ पे आयोजित की गई थी वो मुझे बताइए, कंट्री का नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। ये बात की जा रही है हिंद महासागर की। तो हिंद महासागर में मेगा नौसैनिक अभ्यास किया जा रहा है, यानी कि नेवी का जो अभ्यास है किन किन के बीच किया जा रहा है? ये किया जा रहा है भारत और अमेरिका की नौसेना के बीच। और कहाँ किया जा रहा है? हिंद महासागर में। नाम याद रखिएगा, हिंद महासागर के अंदर मेगा नौसैनिक अभ्यास है, भारत और अमेरिका की नौसेनाओं के बीच किया जा रहा है। 2 दिवसीय अभ्यास है ये, तो इसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। ये एक न्यूज़ निकल के आ रही है, अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवाओं के गैर तकनीकी पदों के लिए अलग अलग पात्रता परीक्षा अब नहीं होगी। राज्य सरकार ने इन पदों की समान पात्रता परीक्षा के लिए नियम कायदे तय कर दिए हैं।
कार्मिक विभाग के आदेश अनुसार इस समान परीक्षा से स्नातक स्तर की 16 और उच्च माध्यमिक स्तर की 8 भर्तियों की पात्रता तय की जाएगी। यानी कि कुल मिलाकर के 24 भर्तियों के लिए अब एक समान पात्रता परीक्षा होगी साल के अंदर। इसके आधार पर आपको पद जो है उसके वो अलॉट किए जाएंगे आपकी परफॉर्मेंस के बेसिस पे। तो ये एक अच्छा काम होने जा रहा है, जैसे कि सेंट्रल में भी किया गया है। तो इस परीक्षा का आयोजन राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड साल में एक बार कराएगा। ये अच्छी काम किया जा रहा है सरकार के द्वारा। तो बस इसको जल्द से जल्द ये लागू करें और परीक्षाएं वो टाइमली होनी चाहिए, ताकि जो स्टूडेंट्स हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनको एक्चुअली जो असेसमेंट है वो कम से कम होता रहे टाइमली। अभी आप एक परीक्षा करा रहे हैं वो 2-2 साल लग जाते हैं, उसे पता नहीं कि वो किस लेवल पे काम कर रहा है, कितनी उसको और मेहनत की ज़रूरत है। कम से कम आप 6-6 महीने के अंदर यदि परीक्षाएं कंडक्ट करा के उनको रिजल्ट निकाल दें तो बहुत अच्छा ये प्रयास रहेगा कि बच्चों को पता रहेगा कि हाँ कितनी मेहनत की और उनको ज़रूरत है, क्या खामियां रह गई हैं उनकी तैयारी के अंदर। तो ये एक मेजर पॉइंट है, मतलब केवल भर्ती निकालना है बड़ा इशू नहीं है, यहाँ पे उनको टाइमली कराना भी एक मेजर चैलेंज है जो कि सरकार के द्वारा किया जाना चाहिए, ताकि जो नई जो पीढ़ी है उनका भविष्य इन वर्षों में खराब ना हो। मतलब काफ़ी वर्ष निकल जाते हैं, आपको पता है एक परीक्षा के लिए 2-2 वर्ष का समय यहाँ पे खराब हो जाता है राजस्थान के अंदर। इवन हम यदि आरएएस की बात करें तो 3 से 4 वर्ष लग जाते हैं एक वैकेंसी को क्लियर होने के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें, इनके ऊपर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। आप भी मुझे अपनी राय बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि आपके हिसाब से और क्या हो सकता है इनमें सुधार। यहाँ बात की जा रही है, ये एडिटोरियल है पेज नंबर 6 पे। तो दूसरी लहर के दौरान लिए गए कर्ज चुकाने का दबाव उपभोग पर पड़ेगा, गिरती बचत और बढ़ता गोल्ड लोन गहराते संकट के संकेत हैं यहाँ पे। तो बात की जा रही है कोविड-19 की। तो आपको पता है कोविड-19 ने नौकरियां खत्म हो गई, अर्थव्यवस्था तबाह हो गई है कोविड-19 के कारण। तो उसकी वजह से क्या हुआ है, मेडिकल के ऊपर लोगों का खर्चा बढ़ा है। अब वो खर्चा किया कैसे जाएगा, तो आपको पता है कि भारत के अंदर एक बड़ी ही पुरानी परंपरा रही है कुछ सेविंग्स करने की, स्पेशली गोल्ड में, कुछ ऐसे सिल्वर के अंदर और कुछ कैश के अंदर। तो लोग अपने पास ही इस प्रकार की सेविंग्स करने की एक परंपरा रही है भारत के अंदर, जो कि ऐसे वक्त में काम भी आती है। तो ये एक अच्छी परंपरा भी हम कह सकते हैं। तो अब हो क्या रहा है यहाँ पे, ये बात की जा रही है गोल्ड लोन की। तो यहाँ पे एक इंडिकेशन देता है गोल्ड लोन। तो गोल्ड लोन भारत में मंदी का स्पष्ट संकेत दे रहा है। मतलब कि गोल्ड लोन ये बता रहा है कि लोगों के द्वारा लिया जा रहा है गोल्ड लोन यहाँ पे, तो बता रहा है कि भारत में मंदी का ये स्पष्ट संकेत है कि लोगों के द्वारा बहुत ज़्यादा मात्रा में गोल्ड दे करके। इसका गोल्ड लोन का मतलब क्या होता है कि आप अपना गोल्ड यहाँ पे जमा कराएंगे, जो भी कंपनी से आप गोल्ड लोन ले रहे हैं, और वहाँ से आपको कुछ पैसा मिल जाएगा उस लोन, उसके अगेंस्ट में जितना आपका गोल्ड है उसके अगेंस्ट में जितना भी आपको देते हैं 75%, 80%, तो आपको लोन की फॉर्म में वो पैसा दे दिया जाता है। तो ये बता रहे हैं कि ये पैसा तो उन्होंने ले लिया, लेकिन अब इसको चुकाएंगे कैसे, इसके इंटरेस्ट को, इसके प्रिंसिपल को कैसे चुकाएंगे लोग, क्योंकि नौकरियां नहीं उनके पास। तो ये एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई है कि वो एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट किया जाए ताकि ये रिवाइव किया जाए इन चीज़ों को। बहुत ज़्यादा लोग इस दौरान गरीब हो गए, बहुत ज़्यादा लोगों के जो ये बात कर रहे हैं कि भारत के अंदर सेविंग्स बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई है यहाँ पे। तो ये बता रहे हैं कि दूसरी लहर की आर्थिक मार के आंकड़े कुछ माह में सामने आ जाएंगे, पर घरेलू बचत, जो कहते हैं ना ये सेविंग्स, घरेलू बचत पर इसके प्रतिकूल असर के निशान लंबे समय तक रहेंगे। यानी कि इसने कहीं ना कहीं जो घरेलू बचत है उसको बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है। और अब एक ऐसी इनसिक्योरिटी हो गई है लोगों के अंदर कि पहले जैसे कुछ सेविंग्स स्कीम हुआ करती थी, जैसे कि LIC है, ऐसी कई सारी इंश्योरेंस स्कीम्स हैं। तो अब लोग क्या कर रहे हैं कि उनके अंदर उनका रुझान कम हो गया है। वो चाह रहे हैं कि ऐसी जो इनसिक्योरिटी अभी पैदा हुई है, इमरजेंसी जैसे हालात हो गए कि लोगों के पास पैसा नहीं है, उनको लोन लेना पड़ रहा है, किसी के सामने हाथ फैलाने पड़ रहे हैं, तो अब वो कहीं भी अपना इस प्रकार का इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं। ये एक बिहेवियर निकल के सामने आ रहा है। वो अपने पास कुछ ना कुछ कैश की फॉर्म में रखना चाहते हैं, अपने पास मतलब कुछ एक ऐसा अरेंजमेंट रखना चाहते हैं, उसको इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। ये चीज़ें भी निकल के सामने आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं सेविंग्स इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई है भारत के अंदर। अब लोग अपने पास पैसा रखना चाह रहे हैं क्योंकि उनको पता नहीं कब क्या कौन सी कैसी इमरजेंसी आ जाए और उनको किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत पड़े। तो ये एक व्यवहार देखा जा रहा है भारत के अंदर कोविड-19 के कारण। तो ये कुछ इस एडिटोरियल के द्वारा बताया गया है कि किस प्रकार से इन चीज़ों को टैकल किया जाएगा कि लोगों को जल्द से जल्द
ये एम्प्लॉयमेंट कैसे प्रोवाइड कराया जाए और इस कोविड-19 से भी कैसे निजात दिलाई जाए पूरी दुनिया को, पूरे देश को, क्योंकि अब पूरी आपको पता है एक देश नहीं, सारी की सारी इकोनॉमी, सारी की सारी कंट्रीज एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं, क्योंकि अब ग्लोबलाइजेशन की दुनिया आई है। हम एक दूसरे से सेपरेट नहीं रह सकते हैं, सबका एक दूसरे से जुड़ाव है, कुछ ना कुछ इंटरडिपेंडेंसी है एक दूसरी कंट्रीज़ की। तो इसको कैसे टैकल करना है, कैसे लेकर के चलना है, ये सारी बात डिपेंड करेंगी सरकार की पॉलिसी पे। तो देखते हैं आने वाले समय में क्या चीज़ें और निकल के आती हैं। ये बात की जा रही है G7 अभी यूके के अंदर आयोजित की गई थी। तो G7 के जरिए चीन को घेरने की कोशिश यहाँ पे की जा रही है, जिसके अंदर अमेरिका बड़ा ही आक्रामक नज़र आ रहा है। राष्ट्रपति बाइडेन की यहाँ पे बात की जा रही है। तो भारत का G7 से बढ़ता जुड़ाव अमेरिका और यूरोप के साथ अपनी साझेदारी का विस्तार करने का महत्वपूर्ण मौका भी है। तो ये यहाँ पे एक एडिटोरियल लिखा गया है G7 के बारे में। तो इसमें कुछ हम फैक्ट देख लेते हैं। तो आपको एक तो थीम पता होना चाहिए G7 की। इस बार की थीम क्या थी? तो उसकी थीम थी बिल्डिंग बैक बेटर वर्ल्ड, यानी कि ये थीम याद रखिएगा, ट्रिपल बी है ये, बिल्डिंग बैक बेटर वर्ल्ड, क्योंकि कोविड-19 से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ पूरा का पूरा वर्ल्ड। तो उसे बिल्ड बैक करना, यानी कि दोबारा से उसका पुनर्निर्माण करना अच्छे तरीके, ताकि इकोनॉमी रिवाइव हो सके और सारी चीज़ें नॉर्मल वे में चल सकें जैसे पहले चल रही थी। तो ये बात की जा रही है। यहाँ पे एक वर्ड निकल के आया है डेमोक्रेसी 11, D11 भी इसको बोलते हैं शॉर्ट में। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो G7 जो देश हैं, G7 में ये 7 देशों का समूह है। इसमें पहले 8 देश हुआ करते थे। कौन? एक रशिया था, जिसको कि 2014 में बाहर कर दिया गया क्रीमिया इशू को लेकर के। उसके बाद से ये G7 कंट्रीज हो गई हैं। अब इसमें 4 कंट्री और ऐड करने की बात की जा रही है। वो कौन से देश हैं? नाम याद रखिएगा, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया और साउथ अफ्रीका। ये 4 देश हैं जिसको कि G7 में ऐड करने की बात की जा रही है, और इनको फिर बोला जा रहा है D11, यानी कि डेमोक्रेसी 11। तो नाम याद रखिएगा, डेमोक्रेसी 11 का संबंध किनसे है। इसके अलावा G7 कौन कौन से देश हैं इसके अंदर शामिल, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं कई बार आपको बता चुका हूँ G7 कंट्रीज़ के बारे में। इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ हैं, डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, तो इनके बारे में आपको आइडिया ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती हैं इस प्रकार के देश, इस प्रकार के ग्रुप। और D11 भी आप जरूर याद रखिएगा, 4 देश कौन से इसके अंदर शामिल किए गए हैं। यहाँ पर इस डिस्कशन में बात की गई है जो चाइना की पॉलिसी है उसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा बात की गई है। G7 की जो बैठक भी आयोजित हुई थी वहाँ पे, तो यहाँ बात की गई थी ट्रंप की पॉलिसी की। ट्रंप की पॉलिसी थी अमेरिकन फर्स्ट, यानी कि अमेरिकन फर्स्ट की जो पॉलिसी थी ट्रंप की, तो उसने अमेरिका की जो इमेज है दुनिया के अंदर उसको काफ़ी ज़्यादा धूमिल किया है। मतलब कि अमेरिका एक वर्ल्ड लीडर के तौर पे था, वर्ल्ड पुलिसिंग का काम करता था। मतलब कि जहाँ भी कहीं दिक्कत आ रही है तो अमेरिका एक बड़े भाई के रूप में निकल के सामने आता था, हर जगह पहुँचता था अमेरिका। लेकिन जब से डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकन फर्स्ट की पॉलिसी लेकर के आए थे, केवल बस अमेरिका और उसके अलावा कुछ नहीं, जो जॉब्स हैं, जो बिजनेस हैं, वो अमेरिकन को मिलने चाहिए सबसे पहले। तो इस प्रकार की नीति लेकर के आए थे जिसने कि अमेरिका को सेपरेट करने का काम किया था, उसकी जो वर्ल्ड लीडर की छवि है उसको धूमिल करने का काम किया था, जिसको कि अब बाइडेन के द्वारा रिवाइव करने की यहाँ पे बात की जा रही है। G7 के अंदर इस पर बात हुई है। इसके अलावा जो चाइना है, इसकी जो नीतियाँ हैं, पॉलिसी है, उसमें बात की गई है इंपॉर्टेंट है OBOR की, यानी कि वन बेल्ट वन रोड, जो उसकी एक प्रोजेक्ट है इंपॉर्टेंट, जिससे कि ये यूरोप, एशिया, अफ्रीका तक अपनी पकड़ बनाना चाह रहा है और उन देशों को डेट ट्रैप में अपना फंसाना चाह रहा है। तो इसको लेकर के बात की गई है कि किस प्रकार चाइना अपनी जो रणनीति है उसके द्वारा देशों के ऊपर कैसे प्रेशर बनाना चाहता है, उनको अपने कंट्रोल में रखना चाहता है। तो ये सारी बातें की गई हैं। आपको पता है OBOR एक बहुत बड़ा महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है चाइना का, जिसके द्वारा चाइना काफ़ी बड़े स्तर पर लोनिंग का काम कर रहा है देशों को, पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, क्योंकि इसको अपना ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करना है इन देशों के थ्रू, इन देशों के द्वारा, इन देशों में, और ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाना चाहता है और उन देशों को डेट ट्रैप में फंसाना चाहता है चाइना, जिससे कि वो इसके कंट्रोल में रहें, इसकी बातों को माने और दूसरे भारत जैसे देशों पे कहीं ना कहीं दबाव बनाने का काम भी कर सकता है इस प्रकार की पॉलिसी के द्वारा। तो इसकी भी कड़ी निंदा की गई है G7 की बैठक में। तो इस प्रकार की कुछ बातें यहाँ पे की गई हैं इस एडिटोरियल के अंदर, इनके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। पेज नंबर 9 पर बात की जा रही है, ये इतिहास है टोक्यो ओलंपिक 2020, जो कि अब 2021 में होने वाले हैं। इसको स्थगित कर दिया गया था, पोस्टपोन कर दिया गया था। तो पहला ओलंपिक कब खेला गया था? 6 अप्रैल से 15 अप्रैल तक। ये हिस्ट्री बताई जा रही है ओलंपिक की। तो बताया जा रहा है कि 1896 से नहीं हुए शुरू ओलंपिक, ये हुए हैं। आप ये बोल सकते हो, हाँ, विधिवत जो शुरुआत है वो 1896 से हुई है, लेकिन इसका इतिहास है 776 ईसा पूर्व से। तो 776 ईसा पूर्व में ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी। इनकी शुरुआत बताई गई है कि 776 ईसा पूर्व विधिवत रूप से ओलंपिक खेलों की शुरुआत गर्मियों में जुलाई से हुई थी। इन खेलों का आयोजन यूनानी देवता
ज्यूस के सम्मान में हुआ था। चूंकि यह खेल ओलंपिया शहर में आयोजित हुए थे, इसीलिए इनका नाम ओलंपिक इनको कहा जाने लगा है। यानी कि ओलंपिया शहर था जहाँ पे कि ये आयोजित हुए थे, इसलिए इनको ओलंपिक कहा जाने लगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। यह बताया गया कि रोम के एक राजा थे, उनके द्वारा इस पर प्रतिबंध लगाया गया था। यानी कि 393 तक तो अच्छे से चले थे, ये 393 ईस्वी तक अच्छे से चले थे गेम्स, 776 ईसा पूर्व से। लेकिन इसके बाद क्या होता है, 394 ईस्वी में इसका अंतिम आयोजन हुआ और बाद में रोम के एक सम्राट थे, उनके द्वारा मूर्ति पूजा वाला उत्सव करार दे करके इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। यानी कि यहाँ पे क्या है कि इसमें क्या जुलूस टाइप निकाला गया, ये जो ओलंपिक खेलते इसके अंदर जुलूस टाइप निकाला जाता था वहाँ पे। तो इसको मानते हुए यहाँ पे ये जो शासक थे उस समय, ये मूर्ति पूजा के विरोधी थे, तो इस पर इन्होंने बैन लगा दिया, प्रतिबंध लगा दिया इन खेलों पर। उसके बाद फिर से ये कभी निकल के आए थे गेम, लेकिन यहाँ पे इन पे एक बार प्रतिबंध लगा दिया गया था। पर 1896 से फिर ये रेगुलर होने लगे गेम्स। तो ये आपको एक बैक हिस्ट्री इनकी ज़रूर पता होना चाहिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हो जाती हैं यहाँ पे चीज़ें। अच्छा, मुझे बताइए, यदि हम बात करें मतलब वेस्टर्न वर्ल्ड की, तो वहाँ पे दो बड़े ही इंपॉर्टेंट ग्रुप हैं, एक है कैथोलिक और एक है प्रोटेस्टेंट। तो मुझे बताइए मूर्ति पूजा के विरोधी कौन से हैं और मूर्ति पूजा करने के जो फॉलोअर हैं, मूर्ति पूजा करने में विश्वास रखते हैं, उनका मुझे कमेंट करके बताइए उनका नाम कि कौन से हैं, वो प्रोटेस्टेंट हैं या फिर कैथोलिक हैं जो कि मूर्ति पूजा करते हैं। तो उसी से संबंधित है ये, जो कि ओलंपिक गेम्स पे यहाँ पे प्रतिबंध लगाया गया था मूर्ति पूजा का आधार बना करके। ये वही बात है, बल्लेबाजी रही फ्लॉप, इंडिया की बात की जा रही है। न्यूजीलैंड बना टेस्ट क्रिकेट का बादशाह यहाँ पे, तो न्यूजीलैंड के द्वारा जीत दिया गया है। जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप अभी हुई थी जो, उसको जीत लिया गया है। यहाँ बात की जा रही है दक्षिण कोरिया की। साउथ कोरिया गेमर्स की पूरी दुनिया में धाक है, मतलब गेम बहुत अच्छे बनाए जाते हैं साउथ कोरिया के द्वारा, तो इसकी पूरी वर्ल्ड के अंदर धाक है गेम्स की दुनिया में। तो काफ़ी अच्छा पैसा कमाता है इन गेम्स के द्वारा ये साउथ कोरिया। ये पेज नंबर 10 पे न्यूज़ है, इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इंडियन ओरिजिन है ये, इनका नाम है भारतवंशी है ये किरण आहूजा। तो अमेरिका के कार्मिक प्रबंधन कार्यालय की प्रमुख होंगी किरण आहूजा। किरण के नाम पर मंजूरी के लिए सीनेट में 50-50 मतों की स्थिति के बाद उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का वोट यहाँ पे अहम रहा। ये एक वकील और कार्यकर्ता है। किरण इस पद पर काबिज होने वाली पहली भारतीय अमेरिकी हैं। तो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी बन जाती हैं इस प्रकार की। कार्मिक प्रबंधन आप समझ सकते हैं, यानी कि जो नौकरियां लगती हैं, सरकारी नौकरियां जैसे भारत में है ना, DOPT, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग, इसी प्रकार से यहाँ पे है पर्सनल मैनेजमेंट जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट। तो जो लोग नियुक्त किए जाते हैं सरकार के अंदर, मतलब कि जो सरकारी नौकर जिनको हम बोलते हैं, उस प्रबंधन कार्यालय की ये प्रमुख होंगी किरण आहूजा अमेरिका के अंदर। तो इंपॉर्टेंट हो जाती है इस प्रकार की न्यूज़, इनके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। तो मुझे आशा है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो जल्द से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि और भी लोग वीडियो का फायदा उठा सकें। आप मुझे अपने सुझाव कमेंट में भेज सकते हैं या मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। इसी के साथ धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।